हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RTX 5060 के बारे में। अब आई नो आई एम वेरी लेट कि भाई RTX 5060 को लॉन्च हुए एक ज़माने हो गए थे। मैंने कुछ ब्रांड से बोला भी था लेकिन उन्होंने डिले कर दिया, लेकिन फाइनली अब हमारे पास आ चुका है RTX 5060। भले ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहा हो, लेकिन आई प्रॉमिस अगर आप RTX 5060 या एक बजट सेगमेंट का ग्राफिक्स कार्ड लेने का प्लान कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि एक पर्टिकुलर कार्ड इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा या बुरा हो, ज़रूरी नहीं है कि इंडियन मार्केट में भी सेम हो। कई बार इंटरनेशनल मार्केट में जो कार्ड्स होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे होते हैं। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये वाला RTX 5060 जो हमारे पास है, या इन जनरल अगर आप RTX 5060 लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी चाहिए, किस लेवल पे आप उस पर गेम खेल सकते हो, और वो ग्राफिक्स कार्ड कितना अच्छा है अगर आप उससे कंपेयर करते हो इसके प्रेडिसेसर से, यानी कि RTX 3060 और RTX 4060 से। तो इस वीडियो में आपके माइंड में जितनी भी कंफ्यूजन होगी ना वो क्लियर हो जाएगी। अब आज के टाइम पे अगर आप RTX 5060 को लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो मार्केट में जो इस कार्ड की वैल्यू है वो है लगभग 30 से लेकर 32,000 रुपीज़ के आसपास ना एक रेगुलर RTX 3060 आपको मार्केट में मिल जाता है। हमारे पास जो वेरियंट है वो 31,500 रुपीज़ का मिल रहा है। हालांकि अगर आप बहुत लोअर एंड पे चले जाते हो, लाइक सिंगल फैन वाला कार्ड या Inno3D गैलेक्सी के कार्ड के साथ अगर आप जाते हो, तो वहां पर ना RTX 5060 आपको एज लो एज 28,500 रुपीज के भी मिल जाते हैं। बट आई डोंट रिकमेंड कि आप बहुत लो एंड वाले कार्ड लो, बिकॉज थर्मल्स उसमें दिक्कत कर सकते हैं। फिलहाल आप अपने लिए कोई भी ग्राफिक्स कार्ड परचेस करने का प्लान कर रहे हो, Amazon पे ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, जाकर चेक कर लेना। इसकी जो प्राइसिंग है वो काफी अच्छी वहां पर आपको मिल जाएगी, साथ में कार्ड वगैरह के डिस्काउंट भी मिलेंगे। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करना। अब हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएंट है वो Zotac का है, और Zotac के वेरिएंट में भाई थोड़े बहुत अपने अलग से बेनिफिट भी होते हैं। लाइक यहाँ पर आपको 3+2 यानी कि 5 ईयर की वारंटी मिल जाती है अगर आप अपनी कार्ड को रजिस्टर करते हो। तो 5 साल की वारंटी ने आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड भी देती है कि GPU खराब हो गया तो RMA होके या रिपेयर होके मिल जाएगा Zotac की तरफ से। बाकी अगर आप यूज मार्केट में इसे बेचने जाते हो तो जो है आपका कार्ड मोस्ट प्रोबेबली वारंटी में होगा, तो आपको वैल्यू ज़्यादा अच्छी मिलती है। अनबॉक्सिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। बॉक्स खोलते साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटी सी पैकेट मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे बुकलेट्स हैं, और साथ ही में यहाँ पर हमें अपना ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिल जाता है। और ग्राफिक्स कार्ड का यहाँ पर जो फॉर्म फैक्टर है वो काफ़ी छोटा है, कंसिडरिंग कि यहाँ पर आपको 2 फैंस देखने को मिलते हैं, स्टिल काफ़ी छोटा फॉर्म फैक्टर देखने को मिल जाता है। अब ये Zotac का कार्ड है तो जाहिर सी बात है RGB वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, लेकिन स्टिल लुक वाइज Zotac ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बैक प्लेट भी आप देख सकते हो। ओवरऑल लुक वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं इस ग्राफिक्स कार्ड को देख ही रहा था, तभी मेरी नज़र पड़ती है पावर कनेक्टर पे। यहाँ पर NVIDIA ने आपको 6+2 PCIe पावर कनेक्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, और उसके पीछे ना एक रीजन भी है। रीजन ये है कि NVIDIA को ऐसा लगा कि बहुत सारे पुराने गेमर्स हो सकता है वो RTX 5060 पे अपग्रेड करें, तो उनको पावर सप्लाई अपग्रेड ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने जो पावर कनेक्टर है वो पुराना वाला ही रखा हुआ है। हालांकि 5060 के ऊपर अगर आप जाते हो लाइक 5060 Ti या 5090 तक, वहां पर आपको 12VH PWR कनेक्टर देखने को मिलता है, वही नया वाला जो इनके GPU में चल रहा है। तो ये चीज़ मुझे NVIDIA की काफ़ी अच्छी लगी कि बजट गेमर्स का उन्होंने थोड़ा बहुत ख्याल रखा है। बाकी इस ग्राफिक्स कार्ड की जो मुझे हीट सिंक है वो ठीक लगी, नॉट द बेस्ट नॉट द वर्स्ट, लेकिन ठीक है। बजट गेमर के हिसाब से देखते हो तो ठीक है, आपका काम चल जाएगा। ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए। बाकी अगर मैं आपको इसके स्पेक्स के बारे में बताऊं तो ये थोड़े से कंट्रोवर्शियल होने वाले। RTX 5060 में आपको केवल 8GB की GDDR7 VRAM देखने को मिलती है, जो कि आज के टाइम पे हो सकता हो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगे, क्योंकि आज से 3-4 साल 5 साल पहले जाते हो जब 3060 आया था तो वो 12GB VRAM के साथ आया था। पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता हो 5060 में NVIDIA वापस से 12GB VRAM वाला कार्ड निकाल दे, लेकिन नहीं भाई, इन्होंने 8GB VRAM पर ही कार्ड निकाल दिया। अच्छी चीज़ ये है कि ये GDDR7 है, तो यहाँ पर आपको मेमोरी बैंडविड्थ मिलती है ना, वो GDDR6 के कंपैरिजन में लाइक RTX 3060 के VRAM के कंपैरिजन में ना डबल बैंडविड्थ मिल जाती है, जिससे कि एडिटिंग वगैरह थोड़ी सी और फास्ट और स्मूथ हो जाती है। बाकी ठीक है, VRAM हो गया, और क्या बचा? बाकी ये कार्ड एक PCI Gen 5 कार्ड है, यानी कि अगर आप इसका फुल परफॉर्मेंस निकालना चाहते हो तो मेक श्योर आपके पास PCI Gen 5 वाला सिस्टम हो। हालांकि NVIDIA के कार्ड वैसे भी PCI सेंसिटिव उतने होते नहीं है, तो अगर आपके पास पुराना वाला PCI 4 सिस्टम भी है ना तो भी चल जाएगा, कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस में लॉस आई थिंक नहीं देखने को मिलना चाहिए। वेल ये हो गया ओवरव्यू। नाउ बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत इसके परफॉर्मेंस के बारे में कि अगर आप आज के टाइम पे RTX 5060 लेते हो तो आप किस लेवल का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग के माइंड में ना एक एक्सपेक्टेशन पहले ही सेट कर देना चाहता हूँ
ताकि आप पहले से पता हो आपको कि आपको इस कार्ड से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखो ये कार्ड एनवीडिया ने एज अ 1080p रेजोल्यूशन को टारगेट करते हुए बनाया गया, यानी कि अगर आप मॉडर्न गेम्स, AAA टाइटल या ई स्पोर्ट गेम्स इंजॉय करना चाहते हो बहुत अच्छे फ्रेम रेट और बहुत अच्छे ग्राफिक्स पे, तो भाई आप इस कार्ड पे बहुत ईजिली कर सकते हो। एंड दैट्स द रीजन यहाँ पर हम लोगों ने मॉडर्न AAA टाइटल गेम्स चलाए हैं जिनका रेजोल्यूशन हम लोगों ने सेट कर रखा है 1080p रेजोल्यूशन और ग्राफिकल सेटिंग रखी है हाई। अल्ट्रा पे हम लोग कोई भी गेम टेस्ट नहीं करते बिकॉज आई डोंट थिंक कि अल्ट्रा ग्राफिकल सेटिंग वर्थ इट है, जबकि हमारे ग्राफिक्स ऑलरेडी इतने इंप्रूव हो चुके हैं कि मुझे लगता है हाई एक परफेक्ट ऑप्शन रहता है अगर आप FPS और विजुअल्स के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना चाहते हो तो। बाकी अगर मैं आपको टेस्ट बेंच के बारे में बताऊं तो हम लोग यूज कर रहे हैं Core i7 14700 के 64GB की रैम है और हमारा ग्राफिक्स कार्ड Zotac का RTX 5060 भी है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोगों ने गेम चलाया था वो चला था काउंटर स्ट्राइक 2। इस गेम को चलाया था 1080p मीडियम सेटिंग पे और अप स्केलिंग को ऑफ रखा है। एवरेज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो है लगभग 441 FPS और मिनिमम जाता है 250 FPS। तो काउंटर स्ट्राइक जैसा गेम खेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप इजीली बहुत अच्छी FPS अचीव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने चलाया था PUBG, यानी कि PUBG PC आई नो थोड़ा सा पुराना गेम है लेकिन ठीक है बहुत सारे लोग आज भी खेलते हैं। इस गेम को चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे और आप स्केलिंग को ऑफ रखा है। ऑन एवरेज यहाँ पर जो हमें FPS देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा अच्छे, यानी कि 248 FPS देखने को मिल जाता है और मिनिमम जाता है 205-206 FPS के आसपास, यानी कि ऑल द टाइम आपको 200+ FPS देखने को मिलता है और आपको जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है। अब नेक्स्ट गेम यहाँ पर जो हम लोगों ने चलाया था वो चलाया था RDR2। इस गेम को चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे। आई डोंट नो वाई थोड़े से कम FPS मिले, मेरी एक्सपेक्टेशन तो और भी ज्यादा की थी, लेकिन स्टिल हमें यहाँ पे ऑन एवरेज 100 FPS देखने को मिल जाते हैं और मिनिमम जाता है 73 FPS। स्टिल RDR2 बहुत ज्यादा प्लेबल है, लेकिन मुझे लगा था हो सकता है 120 FPS तो मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट गेम चलाया था प्लेग टेल रिक्विएम। ये गेम बहुत ज्यादा GPU डिमांडिंग गेम है, स्टिल यहाँ पर जो FPS देखने को मिले हैं RTX 5060 में वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है, यानी कि ऑन एवरेज यहाँ पर हमें 89 FPS का देखने को मिल जाता है और लोवेस्ट जाता है 71 FPS, जो कि ये बताता है कि स्लो पेस गेम है और आपकी जो गेम प्ले के टाइम स्मूथनेस रहती है ना वो थ्रू आउट द गेम प्ले बनी रहती है, गेम खेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने चला था वो था Assassin's Creed Mirage। इस गेम को भी चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे। अब स्केलिंग को और अडेप्टिव क्वालिटी को भी ऑफ रखा है ताकि हमें मैक्सिमम FPS देखने को मिले। यहाँ पर जो मैं ऑन एवरेज FPS देखने को मिले हैं वो है लगभग 143 FPS और मिनिमम जाता है 114 FPS। तो ओवरऑल यहाँ पर जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत ही स्मूथ रहता है और इस गेम को आप बहुत आराम से एंजॉय भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोगों ने चला था वो चला था Dying Light 2। इस गेम को भी चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे। यहाँ पर जो हमें ऑन एवरेज FPS देखने को मिलते हैं वो है लगभग 83 FPS और मिनिमम जाता है 62 FPS। तो भाई Dying Light 2 को आप बहुत आराम से खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत ज्यादा आप एंजॉय करोगे। अब नेक्स्ट गेम यहाँ पर जो हम लोगों ने चला था वो चला था स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड। इस गेम को चलाया था 1080p वेरी हाई सेटिंग पे। वेरी हाई सेटिंग पे बेसिकली मैंने इसको इस वजह से चलाया है क्योंकि हमें नॉर्मली स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड में बहुत अच्छे FPS मिलते हैं, तो मैंने सोचा ठीक है भाई वेरी हाई भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ऑन एवरेज देखने को मिल जाते हैं 158 FPS और मिनिमम जाता है 121 FPS। तो भाई यहाँ पर ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहता है। स्पाइडरमैन जैसा गेम तो भाई आराम से ये ग्राफिक्स कार्ड चला देता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर जो मैंने गेम चलाया था वो चलाया था Cyberpunk 2077। इस गेम को चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे। ऑन एवरेज यहाँ पर जो मैं FPS देखने को मिलते हैं वो है लगभग 101 FPS और मिनिमम जाता है 83 FPS। तो भाई हाई सेटिंग में भी ये गेम बहुत ही ज्यादा प्यारा दिखता है और आप इस गेम को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। अब इतने सारे बेंचमार्क्स देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि भाई अगर आप RTX 50 लेके मॉडर्न AAA टाइटल गेम्स 1080p रेजोल्यूशन पे खेलने का प्लान कर रहे थे ना, इजीली खेल सकते हो, FPS से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ऑन एवरेज यहाँ पर जो हमें FPS देखने को मिलते हैं वो है लगभग 99 FPS और हमारा लोस जाता है वो है लगभग 70 FPS। तो भाई 1080p रेजोल्यूशन पे गेम्स खेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। भाई अगर आप इसको कंपेयर करते हो विद RTX 4060 और RTX 3060 से तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको काफी बड़ा जंप देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल RTX 4060 के केस में जो हमें एवरेज देखने को मिलता है सेम गेम में वो है लगभग 80 FPS और वही RTX 3060 में जो हमें ऑन एवरेज देखने को मिलता है सेम गेम में वो है लगभग 74 FPS। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आपको जंप मिला है स्पेशली फ्रॉम 3060 टू 5060 वो बहुत बड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर आप 3060 से 4060 के बीच जाते हो तो ये डिफरेंस ना केवल लगभग 7-8% का बनता है। वही अगर आप 3060 से 5060 पे जंप मारते हो ना तो भाई ये डिफरेंस है लगभग 34% के आसपास बन जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और ये इकलौता ऐसा रीजन है जिस वजह से मैं मानता हूं पर्सनली कि RTX 3060 का जो ट्रू सक्सेसर है भाई वो RTX 4060 नहीं बल्कि RTX 5060 है, क्योंकि सही मायने में जनरेशनल जो जंप है ना वो मैं 5060 में ही देखने को मिल रहा है।
वही बात करें अगर कॉस्ट पर फ्रेम की, ये ग्राफ बेसिकली ये दिखाता है कि आप एक फ्रेम का कितने रुपए पे कर रहे हो। जितना कम पैसा पे कर रहे हो उतना ज्यादा अच्छा होता है, उतना बेटर वैल्यू फॉर मनी होता है। इसी वजह से अगर आप RTX 5060 का कॉस्ट पर फ्रेम निकालने बैठ जाते हो तो वो लगभग 300 रुपीज पर फ्रेम निकल कर आता है, यानी कि एक फ्रेम का आप 300 रुपए पे कर रहे हो। वही अगर आप RTX 4060 का देखने बैठ जाते हो तो वहां पर जो वैल्यू निकल कर आती है वो है 350 रुपीज पर फ्रेम, जो कि डेफिनेटली काफी ज्यादा है। वही अगर आप RTX 3060 का देखने निकल जाते हो तो वहां पर ना आपको 320 रुपीज पर फ्रेम देखने को मिल जाते हैं। वही अगर मैं आपको टेम्परेचर्स और पावर कंजम्पशन के बारे में बताऊं ना, तो भाई ये कार्ड ना ठीक ठीक उस पर निकल कर आया, यानी कि आधा घंटा कंटिन्यूअसली गेम खेलने के बाद हमारे जो टेम्परेचर्स थे वो लगभग 69 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गए थे। वही बात करें अगर पावर कंजम्पशन की, तो एनवीडिया ऐसा क्लेम करता है कि इसका जो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है वो 145 वॉट है, लेकिन हमारी टेस्टिंग में ये 155 वॉट इसने कंज्यूम किया है, जो कि ठीक है, नॉट बैड, ठीक है, वो भी परफेक्टली एक्सेप्टेबल है। बाकी वीडियो एंड करने से पहले यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि है 8GB VRAM से रिलेटेड। देखो भाई, मार्केट इस चीज़ से ना फ्लडेड है। लोग बोल रहे हैं कि 8GB VRAM वाले कार्ड ना बिल्कुल बकवास हैं, अगर आप जो है PC बिल्ड कर रहे हो तो 8GB VRAM वाले कार्ड मत खरीदो, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं आपको बता दूँ ये चीज़ पार्शली ठीक है और पार्शली गलत भी है। पार्शली ठीक क्यों है ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि VRAM कंजम्पशन जो है वो आजकल गेम का थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इस वजह से 8GB कम पड़ता है। लेकिन गलत इस वजह से कि ये इशू ना आपको तब ज़्यादा फेस करने को मिलता है जब आप और हाई एंड कार्ड लेते हो, लाइक 4070, या अगर आप उसके ऊपर जाते हो 70 सीरीज में ये चीज़ ज़्यादा प्रोनाउंस होती है। अगर आप एक बजट सेगमेंट का कार्ड ले रहे हो जिसमें कि 8GB VRAM है तो वहाँ पर ये इशू आता है, लेकिन उतना नहीं आता जितना कि आप सोच रहे हो कि हर गेम आपका बॉटलनेक होगा, ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैंने असासिन्स क्रीड मिराज, साइबरपंक जैसे गेम जब चलाए ना, तो हमारा जो VRAM कंजम्पशन था वो हार्डली 7GB का टच कर रहा था। तो डेफिनेटली हमारे पास 1GB VRAM का एक्स्ट्रा बैंडविड्थ थी, लेकिन ठीक है 8GB VRAM में ये गेम्स ना आराम से चल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 8GB VRAM बजट सेगमेंट के कार्ड्स के लिए ना आपका काम चलवा देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, या एटलीस्ट उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी जितना कि आप सोच रहे हो। हालांकि कंसर्निंग चीज़ ये भी है कि यार अभी अगर आप ये कार्ड ले रहे हो और आपको इस लेवल का लिमिटेशन मिल रहा है, आगे चल के जब कुछ गेम्स आएंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपको ये चीज़ ना और ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। हालांकि अगर आप ज़्यादा VRAM वाले ग्राफिक्स कार्ड अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो। बाकी जिन लोगों का बजट ही कम है, जो लोग 5060 ही अफोर्ड कर सकते हैं, भाई अफोर्ड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चल के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड यू आर गुड टू गो, इतना कोई हाय हल्ला वाली बात नहीं है। वेल तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू RTX 5060 का। कल एक और वीडियो भी आएगा जहां पर हम लोग इस ग्राफिक्स कार्ड को इंटेल काउंटर पार्ट, AMD काउंटर पार्ट से भी साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और देखेंगे ये ग्राफिक्स कार्ड कहां पर स्टैंड करता है। तो अगर आप उस वीडियो में भी इंटरेस्टेड हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वेल तो दोस्तों ये थे इस वीडियो में, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।